सो हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायनेमिक फोर्स एनालिसिस की। ठीक है, तो यूनिट 3 के अंदर हमारा डायनेमिक फोर्स एनालिसिस और स्टैटिक फोर्स एनालिसिस दो पार्ट्स में यूनिट डिवाइडेड है। तो आज की वीडियो में हम डायनेमिक फोर्स एनालिसिस की बात करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें डायनेमिक फोर्स एनालिसिस में डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो क्या होता है ये प्रिंसिपल? ये कहता है इट स्टेट्स दैट inertia forces and couples and external forces and torques on a body together give static equilibrium। यानी कि inertia forces जो हैं, couples क्या होते हैं जो आप पढ़े होंगे सोम के अंदर, हम अपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे कपल का एक्ट आता है। कपल कैसा लगता है? टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं हम, यानी कि किसी भी कैंटिलीवर बीम पे, आपने मैकेट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, कैंटिलीवर बीम पे यदि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो उसका नेचर क्या है? फोर्सेस का अपवर्ड लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है। टॉर्क आप जानते ही हैं, टॉर्क जो है हमारी बॉडी को रोटेट कराने में मदद करता है। या तो वो टॉर्क हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा होगा या फिर टॉर्क वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल कहता है इनर्शिया फोर्स, कपल, एक्सटर्नल फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ बॉडी टुगेदर गिव स्टैटिकली इक्विलिब्रियम। यानी किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लगाने के लिए ये चारों चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो रही होती हैं। ये था दिस इज़ रिगार्डिंग द डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल। अब बात कर लेते हैं इनर्शिया फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स आपने पढ़ा होगा, इनर्शिया फोर्स क्या होता है? माइनस एम ए। ठीक है, तो इसको या तो आप ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ बॉडी, या फिर एफ जी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। माइनस एम ए का जो है रिप्रेजेंट होता है। माइनस साइन हम क्यों लगाते हैं? माइनस साइन हमको डिनोट करता है ये हमारी दैट इज़ दी डायरेक्शन ऑफ दी इनर्शिया फोर्स डायरेक्शन, यानी इनर्शिया फोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है। तो इसको इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन से डिनोट करते हैं। समीशन F1 F2 F3 एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द बॉडी, और हमारे समीशन T टॉर्क एक्ट ऑन द बॉडी सेंटर ऑफ मास G अकॉर्डिंग टू डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल। F plus Fi summation F plus Fi is equal to 0 summation torque plus Ci center of mass of a body is equal to 0। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डीएलएम्बर्ट्स का प्रिंसिपल का आप 2 नंबर में लिखने आएगा तो आप ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट, और थोड़ा आपको ज़्यादा यदि एक न्यूमेरिकल के साथ आ सकता है या फिर एक डेरिवेशन ड्राइव करने के साथ आ सकता है तो आपको ये पूरा लिखना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पिस्टन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पिस्टन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पिस्टन पूछा गया है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पिस्टन कंसिडर करना है। और पिस्टन कैसे कंसिडर करेंगे? पिस्टन आप जानते हैं, पिस्टन होगा तो हमारा रेसिप्रोकल मूव कर रहा होगा और रोटेटरी भी मूव कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट ओ कंसिडर कर लेते हैं। पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस, पी पे है हमारा पिस्टन, और पिस्टन यदि हमारा आगे फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो उसकी जो है बेसिकली लेंथ को एक्स डिनोट करेंगे। ठीक है, और सेंटर और यहाँ से हमारा जो है ये डिस्टेंस हो जाएगी, हमारी पूरी लेंथ हो जाएगी एल तक, सी पॉइंट तक, सी से पॉइंट पी डैश तक, तो ये हो जाएगी लेंथ एल। एंगल बना रहा होगा ये फाई का। ठीक है, तो ये एल फाई के हमारे यहाँ पे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक जो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एल साइन फाई से, और जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है यानी कि हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा एल कॉस फाई। सिमिलरली थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में हम जो है दो अपने रेडियस को डिराइव कर सकते हैं, यानी कि ओ से सी तक की डिस्टेंस है हमारी आर, तो ये एंगल थीटा है पॉइंट ओ पे, तो यानी कि थीटा के हमारे दो जो है वो डिवाइड हो रहे होंगे, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर बन जाएगा आर साइन थीटा। अब यहाँ पे हमको बेसिकली क्या निकालना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? dx/dt, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और हमको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तब यहाँ पे हम जानते हैं x क्या है? x p से और p डैश तक की डिस्टेंस है। आप देख सकते हैं पिस्टन ने यदि हमारा आगे जैसे इन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक मूव करेगा तो x डिस्टेंस पे जा रहा होगा। ठीक है, तो x लेंथ कवर करेगा, तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू p डैश p, और p डैश p को हम लिख सकते हैं o p डैश माइनस
OP, यानी कि इस टोटल लेंथ में से OP लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमारी PP डैश हमारी लेंथ बच रही होगी, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, L प्लस R के। अब इन दोनों की वैल्यू को हम इक्वल करके लिख देते हैं, L प्लस R। L कौन सी डिस्टेंस है, L डिस्टेंस है हमारी P डैश C डैश, ठीक है। ये हो गया P डैश और C डैश, ये होगी लेंथ L प्लस R। R है हमारी OC माइनस PQ, ठीक है, माइनस PQ। PQ की लेंथ है हमारी दैट इज़ दी ये L cos फाई प्लस QO है हमारी R cos थीटा। तो यहाँ पे हमने ये लिखा है L प्लस R माइनस L cos फाई प्लस R cos थीटा। अब यहाँ से आपको जो है L कॉमन ले लेना है पहले, ठीक है। यदि आप L कॉमन लोगे तो हमारा क्या बच रहा होगा, L कॉमन लेने पे ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस cos फाई, और यहाँ से हम R कॉमन ले लेते हैं, R कॉमन लेने पे बच रहा होगा 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगेन जो है हम R को कॉमन ले लेंगे, तो अगेन R को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा आ जाएगी टर्म, और प्लस L अपॉन R। यहाँ से हमने जो है बेसिकली R से डिवाइड कर दिया, या फिर आप कह सकते हैं R को कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो L प्लस R, अब L प्लस R जो रेशो है इसको हम डिनोट करते हैं N से, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में हमारी बन जाएगी x की वैल्यू इक्वल आ रही होगी R इंटू 1 माइनस cos थीटा प्लस N 1 माइनस cos ऑफ फाई, ठीक है। तो x की वैल्यू R इंटू 1 माइनस cos थीटा प्लस N 1 माइनस cos फाई। अब ट्राइंगल CPQ और CQO कंसिडर कर लेते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था CPQ और CQO में आप देख सकते हैं जो L साइन फाई है इसकी वैल्यू हमारी R साइन थीटा के इक्वल है, और ये हमको ट्राइंगल कंसिडर किए हमने दैट इज़ दी CPQ और इसकी वैल्यू जो, ठीक है, और CQO में ये लेंथ हो जाएगी R और ये लेंथ हो रही होगी ये टोटल लेंथ P डैश तक हो जाएगी L और यहाँ तक हो जाएगी L cos फाई, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं L साइन फाई और R साइन थीटा हमारे इक्वल आ रहे होंगे, तो यहाँ से हम इनका रेशो ले लेंगे L अपॉन R का। तो L अपॉन R साइन थीटा अपॉन साइन फाई के इक्वल आ जाएगा, और मैंने आपको बताया था L बाई R को हम N से लिख सकते हैं, तो L बाई R इज इक्वल टू N साइन थीटा बाई साइन फाई। तो यहाँ से साइन फाई की वैल्यू बन जाएगी हमारी साइन थीटा अपॉन N। अब हम जानते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगेगा, जो cos स्क्वायर फाई है वो उसकी वैल्यू हमारी 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई के इक्वल होती है। तो यहाँ से हमने स्क्वायर का साइन हटा दिया, तो cos फाई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई की पावर 1/2, ठीक है। और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी आई है, साइन थीटा बाई एन। तो साइन थीटा बाई एन हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो cos फाई की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ पे हमने जो है कैसा एक्सप्रेशन है, अभी आप देख सकते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर एन का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से हम जो है बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम को लगा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बाइनोमियल थ्योरम को लगाएंगे, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन का एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स, ठीक है, एक्स टू द पावर एन बन जाएगा एन एक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली 1 माइनस कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2n स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनली x की वैल्यू आई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो आएगी, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को डिफरेंशिएट कर देंगे हम टाइम से, तो हमारी वेलोसिटी आ रही होगी। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आई हमारी फाइनली, ये वैल्यू आई हमारी r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस n साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2n स्क्वायर, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू r 1 माइनस कॉस थीटा n से हम यहाँ पे हम जो है एक n कट गया, तो यहाँ से हमारा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2n। फाइनली यहाँ से हमारी जो dx बाई डी थीटा, और यहाँ पे जो x की टर्म आई है इसको हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्यों कर रहा है हमने थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट, वो मैं भी आपको आगे चल के बताऊंगा। जैसे कि आप अभी इतना समझ सकते हैं, यानी कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो dx बाई dt होती है, और यदि हम dt निकालेंगे तो हम थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल रहे होंगे, यानी कि डी थीटा बाई dt से डिवाइड कर देंगे dx बाई
डी एक्स बाई डी थीटा में मल्टीप्लाई कर देंगे डी थीटा बाई डी टी की, तो यहाँ से हमारी डी एक्स बाई डी टी निकल रही होगी। वही हमने आगे चल के किया है। फिलहाल क्या आप इतना समझ सकते हो कि हमने जो है डी एक्स बाई डी थीटा से जो है यहाँ पे डी थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो यहाँ से हमारी बन जाएगी 1 का 0 होता है, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन पहले है तो ये बन जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का बन जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का कॉस थीटा अपॉन 2n। ठीक है, और ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो यहाँ से हमारी Vp की वैल्यू आ जाएगी, V यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन। वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन कैसे निकालते हैं हम, dx बाई dt करके निकाल रहे होते हैं, और dx बाई dt को हम लिख सकते हैं dx बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और जो डी थीटा बाई डी टी है ये हमारा है ओमेगा। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो यानी कि हमारी फाइनली इक्वल आ जाएगी वैल्यू r साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n इंटू ओमेगा। फाइनली इक्वेशन बन जाएगी r ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n। सिमिलरली ये तो था रिगार्डिंग वेलोसिटी ऑफ पिस्टन निकालने के लिए एक्सप्रेशन। अब हम इसको एक्सेलरेशन का निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन में जो है वेलोसिटी को यदि हम टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ पे हमारी जो है बेसिकली एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल रही होगी। तो यहाँ से हमारा डी वी पी अपॉन डी टी कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वी पी अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। और सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमारा डी थीटा अपॉन डी टी है ये हो जाएगा हमारा ओमेगा। तो फाइनली हमारी इक्वेशन हो जाएगी आर ओमेगा साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2 अपॉन 2n। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आर ओमेगा साइन कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2 अपॉन 2n। तो यहाँ से हमारी फाइनल इक्वल इक्वेशन बननी होगी आर ओमेगा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन n। यहाँ से जो हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारी कॉस 2 थीटा अपॉन n बच रही होगी, और एक ओमेगा हमारा आएगा क्योंकि हमने डी थीटा अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई किया है जिसकी वैल्यू ओमेगा होती है। तो यहाँ पे बन जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। तो फाइनली वैल्यू बनेगी हमारी एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन की, दैट इज़ दी ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन n। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप समझ गए डीएल-एम्बरेट्स प्रिंसिपल समझ गए डायनेमिक फोर्स एनालिसिस में, और इनर्शिया फोर्स समझ गए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन समझ गए। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। डीएल-एम्बरेट्स प्रिंसिपल में हमारे जो है 4 टर्म आती हैं, कौन कौन सी। एक तो आती है हमारी कपल आप जानते हैं। इनर्शिया फोर्स आती है। इनर्शिया फोर्स क्या होती है, इनर्शिया फोर्स हमारी जो है एक तरह की इमेजिनरी फोर्स होती है जो कि रिजिड बॉडी पे लगती है। किसी भी बॉडी पे इमेजिनरी फोर्स लगती है और उस बॉडी को वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही होती है, उसको कहते हैं हम इनर्शिया फोर्स। इसको डिनोट करते हैं एफ आई इजिकल टू माइनस एम ए से, ठीक है, या फिर माइनस एफ एफ जी से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर हमने देखा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ दी टर्निंग मोमेंट। ठीक है, तो टर्निंग मोमेंट क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो टर्निंग मोमेंट में हमारी एक टर्म आती है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड को हम सी एस से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड टू द मीन स्पीड इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं सी एस से। सी एस की वैल्यू होती है n1 माइनस n2 अपॉन n, और n होती है हमारी मीन स्पीड। मीन स्पीड आप जानते हैं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट की मीन स्पीड को आप कैसे निकालते हैं, v1 प्लस वेलोसिटी का मीन स्पीड निकालना है किसी भी दो ऑब्जेक्ट का, तो उसकी हो जाएगी v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से सिमिलरली हमारी जो मीन स्पीड है n की हो जाएगी n1 प्लस n2 अपॉन 2 से। तो फाइनली n की जगह हम पुट कर देंगे n1 प्लस n2 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारी सी एस की वैल्यू, सी एस है हमारी फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड, तो फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड की वैल्यू आ जाएगी 2 n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये आ जाएगी इन टर्म ऑफ द आरपीएम।
आरपीएम में निकालने के लिए जो भी फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड की वैल्यू आएगी वो आएगी 2n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब इसको एंगुलर वेलोसिटी में निकालना है हमको, तो इसकी वैल्यू फाइनली क्या आ रही होगी, आइए देख लेते हैं। यदि हम इसको एंगुलर वेलोसिटी में निकालेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 2 ω1 माइनस ω2 अपॉन ω1 प्लस ω2। ठीक है, तो ये थी रिगार्डिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड ये प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, या तो आप फॉर्मूला लिख के आ सकते हैं वहाँ पे, या फिर आप ये सिंपल डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड और मीन स्पीड के बीच का रेशो रहता है। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड। और आगे आप चल के भी पढ़ेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे ओमेगा की टर्म्स में निकाली है, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में निकाली है फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड की वैल्यू। सिमिलरली आपने जो हमने पढ़ाया था गियर ट्रेन्स के अंदर, तो गियर ट्रेन्स में भी मैंने आपको बताया था जो हमारे स्पीड रेशो थी वहाँ पे हम निकाल लेते हैं n1 अपॉन n2 से, यानी कि ट्रेन वैल्यू भी निकाल लेते हैं यानी कि t2 अपॉन t1 से। ठीक है, तो वही यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है हमारी इन टर्म्स ऑफ दी आरपीएम है, ये है स्पीड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दी आरपीएम। और एंगुलर वेलोसिटी में निकालेंगे रिलेशन तो वो आ जाएगा 2 ω1 माइनस ω2 अपॉन ω1 प्लस ω2। ठीक है, तो अब आइए अब बात कर लेते हैं फ्लाई व्हील्स की। तो फ्लाई व्हील्स क्या होते हैं? ठीक है, फ्लाई व्हील्स इज यूज टू कंट्रोल वेरिएशन इन द स्पीड ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ द इंजन। ठीक है, इंजन जब हमारा परफॉर्म करेगा उसके अंदर ऑपरेशन हो रहा होगा, साइक्लिक ऑपरेशन होगा इंजन के अंदर, यानी कि इंजन की पिस्टन हमारी मूव कर रही होगी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक, तो एक कंप्लीट साइकिल ऑफ द रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा होगा। उसमें जो वेरिएशन आते हैं स्पीड को, उसी को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा फ्लाई व्हील। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड्स व्हेन सप्लाई ऑफ एनर्जी इज द मोर देन रिक्वायर्ड इट स्टोर एनर्जी। जब हमारी सप्लाई ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी की सप्लाई जब ज़्यादा होती है तो ये स्टोर कर लेता है एनर्जी को, और जब हमारी सप्लाई ऑफ द एनर्जी कम होती है तो ये हमको एनर्जी को रिलीज़ कर लेता है। नाउ वी मूव अहेड टू दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, इसका जो है हमारा ये हमको आता है 7 मार्क्स में आता है, ये हमको ड्राइव करने के लिए एक्सप्रेशन, जिसको हम मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी भी कह सकते हैं और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील भी कह सकते हैं। तो ये समझ लेते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं हाफ mv² होती है। सिमिलरली यहाँ पे इसकी कुछ टर्म ऐसी होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जो एनर्जी की वैल्यू है वो हो जाएगी I ω², I है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ओमेगा है, दैट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। तो आई की वैल्यू को हम लिख सकते हैं mk², तो ये बन जाएगा आई mk², जैसे कि हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को mv²। सिमिलरली आई को लिख सकते हैं यहाँ पे mk² ω², और इसकी जो वैल्यू आती है वो तो है जूल में आती है या फिर न्यूटन मीटर में आ रही होती है। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी को निकालने के लिए डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारी दो एनर्जीज यहाँ पे डिफरेंस में आ रही होंगी। एक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम के लिए, दूसरी एनर्जी हो रही होगी हमारी मिनिमम के लिए, यानी कि ई मैक्स माइनस ई मिनिमम को डिफरेंस में ला देंगे तो हमारी डेल्टा ई बनेगी। और ई मैक्स क्या होता है? ई मैक्स होती है हमारी E1, यानी कि फर्स्ट एनर्जी दैट इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, एंड E2 सेकेंड एनर्जी अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो यहाँ से डेल्टा ई हो जाएगी E1 माइनस E2। ठीक है, तो E1 माइनस E2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E1 क्या था? E1 हम जानते हैं, E1 छोड़ो, आप E जानते हो ना, तो E क्या था? E मैंने आपको बताया था हाफ I ω² होता है, यहाँ से आप देख सकते हो। सिमिलरली E1 हो जाएगा हाफ I ω1²। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है हाफ I ω1²। सिमिलरली E2 हो जाएगा हाफ I ω2²। अब यहाँ से I कॉमन ले लिया तो ω1 माइनस ω1² माइनस ω2 का स्क्वायर। अब यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू बन जाएगी I ω1 प्लस ω2 ω1 माइनस ω2। ये कैसे लिखा? A² माइनस B²। तो आप जानते हैं A² माइनस B² क्या होता है? A प्लस बी और A माइनस बी। ठीक है, अब जो हमारी टर्म आई ω1 प्लस ω2 अपॉन 2, ये क्या था? मैंने आपको बताया था मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड है इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द आरपीएम में क्या था? ये था हमारा दैट इज द n1 माइनस n2 अपॉन 2। ठीक है, n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2। सिमिलरली
यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, ये हो जाएगी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड। यहाँ से आप देख सकते हैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड है ये, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं आई ओमेगा, या फिर आप इसको सॉरी मैं गलत बोल गया, जिन्होंने भी सुन लिया है ठीक है, तो आप इतना माफ़ करना मुझे। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 जो है ये है हमारी मीन स्पीड इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप एक्सप्रेशन में देख के आप समझ सकते हैं जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड तब आएगी जब 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे हम ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 में, ठीक है। तो ये तब आएगी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड, लेकिन ये है मीन स्पीड क्योंकि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 है, ठीक है। तो जिसमें भी डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा और 2 वेलोसिटीज़ यहाँ पे ऐड हो रही होंगी, ठीक है, 2 स्पीड यहाँ से ऐड हो रही होंगी, तो हो जाएगी हमारी मीन स्पीड इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हमने एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। तो ये बनेंगे हमारा आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। फाइनली यहाँ पे हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन में और ओमेगा से डिवाइड कर दिया। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यानी कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड निकालने के लिए, यानी कि सी एस की टर्म यहाँ से आ रही होगी, यानी कि फाइनली आई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा, और जो हमारी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा है, यानी कि दिस टर्म आई ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा, ये हो जाएगी हमारी सी एस से, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड। So this is regarding the flywheel and their expression of the mean kinetic energy of the flywheel। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक बचा है फ्लाईव्हील और गवर्नर में, कुछ नहीं आप देख के समझ सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लाईव्हील क्या करता है, जब इंजन ऑपरेट करता है तो उसकी वन कंप्लीट ऑफ रेवोल्यूशन में साइकिल ऑपरेट होती है। इंजन जब चलता है तो 1 कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करता है, तो उसके अंदर जो है फ्लक्चुएशन ऑफ जो है हमारे बेसिकली वेरिएशंस को कंट्रोल करने का काम करता है स्पीड के अंदर, ठीक है। और तो इट कंट्रोल्स द वेरिएशन इन द स्पीड ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ एन इंजन, और ये जो है हमारी मीन स्पीड को वेरिंग लोड में कांस्टेंट मीन स्पीड अंडर वेरिंग लोड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है गवर्नर से, तो गवर्नर क्या करता है? वेरिंग लोड, यानी कि आप समझ सकते हैं जैसे कि पुल होता है, पुल पे हमारे व्हीकल्स चढ़ते हैं उतरते हैं, या फिर आप जैसे किसी भी सरफेस पे जाते हो, प्लेन सरफेस पे, तो हमारी कांस्टेंट स्पीड से हमारी व्हीकल मूव कर रहा होता है। और जब हम चढ़ाई करते हैं, यानी कि पुल पे हम जब चढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगानी पड़ती है। आप साइकिल चलाते हो तो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हो पैडल्स को, जिसके कारण जो है साइकिल हमारी आगे फॉरवर्ड मूव कर रही होती है, और उसमें जो है मीन स्पीड की जो है वेरिएशन आता है, लोड का वेरिएशन आ रहा होता है, ठीक है। तो ऐसी बाइक के अंदर जब बाइक हमारी लोड यानी कि आप समझ सकते हो, आप लोड लेके चल रहे हो, ठीक है, जैसे कुली होता है तो कुली के सिर पे हम जैसे लोड रखते हैं, ठीक है। तो लोड यदि हैवी है तो कुली हमारा धीरे चल रहा होगा, और लोड यदि ज़्यादा है तो हमारा धीरे चल रहा होगा, और लोड यदि कम है तो वो फास्ट मूव कर रहा होगा। आप किसी भी चीज़ को लेके जाते हैं हाथ में या फिर सिर पे रख के ले जाते हैं, तो आप जो है यदि लोड ज़्यादा है उस ऑब्जेक्ट का तो आप जो है स्लो मूव कर पाते हैं, और यदि लोड हमारा कम है ऑब्जेक्ट का तो आप जो है फास्ट मूव कर पाते हैं। सिमिलरली हमारा गवर्नर का वर्क होता है, ये जो है मीन स्पीड को मेंटेन करता है अंडर वेरिंग लोड में, ठीक है। तो वर्क यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड एडजस्ट फ्यूल सप्लाई, तो फ्यूल सप्लाई को एडजस्ट करता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आप पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे अप्लाई होता है, आप यूनिट नंबर 3 है। तो यूनिट नंबर 4 में मैं बताऊंगा आपको फ्लाई बॉल्स क्या होती हैं। फ्लाई बॉल्स के अंदर जो है हम बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जो है हमारी गवर्नर में तो कई सारे टाइप के गवर्नर आते हैं। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर आता है, वॉट गवर्नर आता है। तो जैसे जैसे हम मूव करेंगे यूनिट 4 के अंदर ही हम पढ़ रहे होंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर जो है वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हमारा
या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमारा लिंक है, लिंक के अंदर हमारी एक स्लीव लगी हुई होती है, या फिर जिसको हम कहते हैं कि स्पिंडल लगा हुआ होता है। वी शेप्ड का हमारा एक लिंक है और बीच में हमारी कुछ इस तरीके से ये हमारी हो जाएगा, ये जो पेन पड़ा है हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा स्पिंडल, इसको कहते हैं, यानी कि एक टर्म होती है स्पिंडल, और यानी कि और यहाँ से साइड साइड में लगे हुए होते हैं हमारे दो लिंक्स। तो दो लिंक्स यानी स्पिंडल, यदि जब हमारा स्पिंडल ऊपर मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस स्लीव यानी कि जो आर्म्स हैं हमारी, ये कैसी हो रही होंगी, ये खुल रही होंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉल्स पे लग रहा होगा, और इन्हीं आर्म से कनेक्टेड रहती हैं हमारी फ्लाई बॉल्स। तो फ्लाई बॉल्स हमारी जो है मूव कर रही होंगी, और जब स्पिंडल हमारी मूव करेगी नीचे, तो ये जो है हमारी स्लीव जो है, आर्म्स जो हैं, ये हमारी मूव करेंगी इनवर्ड, और फ्लाई बॉल्स जो है हमारी डाउनवर्ड मूव करेंगी। तो आप गवर्नर का कंसेप्ट समझ गए इतना, और गवर्नर का कंसेप्ट डिटेल में हम यूनिट नंबर 4 में बताएंगे। यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे पोर्टल गवर्नर, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, वाट गवर्नर, ठीक है। तो वाट गवर्नर जो है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का ही जो है बेसिकली एक हमारा मॉडिफिकेशन है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है और फ्यूल की सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है। फ्लाईव्हील जो है, फ्लाईव्हील किस पे वर्क करता है, फ्लाईव्हील वर्क करता है इनर्शिया में एंड स्टोर काइनेटिक एनर्जी। इनर्शिया मैंने आपको बता दिया, इनर्शिया जो है किसी भी रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही होती है, और स्टोर करता है ये काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को कैसे स्टोर करेगा, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर ऐसे करेगा जब हमारी फ्यूल की सप्लाई जो है, यानी कि हमारी जब सप्लाई ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो इस एनर्जी को स्टोर कर रहा होगा फ्लाईव्हील, और जब हमारी फ्यूल की सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई ऑफ एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये हमारी जो बेसिकली रिलीज़ कर रहा होगा एनर्जी को। स्पीड वेरिएशन विद वन साइकिल, हम जानते हैं वन साइकिल ऑपरेट होती है, वन कंप्लीट ऑफ द रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है इंजन के अंदर, तो एक साइकिल हमारी कंप्लीट हो रही होती है, तो स्पीड का वेरिएशन आता है। एवरेज स्पीड ओवर टाइम पर लोड, ठीक है, यानी कि हमारे जो है बेसिकली एवरेज स्पीड से डिनोट करते हैं गवर्नर में, ओवर टाइम में, और लोड में हमारा ये लग रहा होता है। माउंटेड ऑन द क्रैंक शाफ्ट, तो क्रैंक शाफ्ट आप सभी जानते ही हैं, क्रैंक शाफ्ट जो है हमारी बेसिकली पिस्टन में रहती है, पिस्टन से हमारी कनेक्टेड रहती है क्रैंक शाफ्ट, जो कि रोटेट करती है टॉप डेड सेंटर टू द बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। और ये हमारा गवर्नर जो है कनेक्टेड टू ए थ्रोटल वाल्व मैकेनिज्म, ये हमारा कनेक्टेड रहता है थ्रोटल वाल्व मैकेनिज्म से। सो this is regarding the difference between flywheel and the governor. So in this video we will cover dynamic force analysis. First we cover in dynamic force analysis, first we cover D'Alembert's principle. तो D'Alembert's principle में है इनर्शिया फोर्स का कंसेप्ट। इनर्शिया फोर्स का कंसेप्ट आप समझ गए, इनर्शिया फोर्स एक तरह की वो फोर्स होती है, ये बेसिकली इमेजिनरी फोर्स होती है और अप्लाई होती है बॉडी पे। बॉडी कैसी होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए, अप्लाई होती है रिजिड बॉडी पे, और उसको जो है इक्विलिब्रियम में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही होती है इनर्शिया फोर्स। इसको डिनोट करते हैं एफ आई इजिकल टू माइनस एम एफ जी से, माइनस साइन डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ द इनर्शिया फोर्स को, और क्योंकि ये हमारी अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा होता है। उसके बाद हमने देखा वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पिस्टन का एक्सप्रेशन, तो आपको ध्यान रखना है, डायग्राम ध्यान रखना है, और आपको इसमें और एक इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आती है एल साइन फाई और आर साइन थीटा, ये हमारा इक्वल होगा। एल बाई आर का रेशो आप जानते हैं एन के इक्वल होता है। वहाँ से फिर हम जो है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा देंगे, कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ से हम जो बेसिकली कॉस फाई की वैल्यू निकाल रहे होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई की पावर 1/2। फिर हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन अप्लाई करने के बाद एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे थीटा के टर्म में, जिसके कारण जो हमारी वेलोसिटी की फाइनली वैल्यू आ रही होगी वो हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी टी। तो यहाँ से हमारी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू से हमारा फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे। फिर हमने निकाला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो हमारा एक्सेलरेशन निकल रहा होगा। उसके बाद हमने देखा टर्निंग मोमेंट में कोफिशिएंट ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड में ये क्या है, हमारा एक तरह का रेशो है, किस का, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड का और मीन स्पीड का। मीन स्पीड को हम डिनोट करते हैं n1 + n2/2 से इन टर्म्स ऑफ द आरपीएम, एंड इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इट विल डिनोटेड बाय ω1 + ω2/2। फिर हमने देखा फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील करता है कंट्रोल वेरिएशंस को स्पीड में,
ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ द इंजन में, जब इंजन साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके अंदर वेरिएशन करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, स्पीड को। और यदि हमारी सप्लाई ऑफ एनर्जी ज़्यादा है तो स्टोर करेगा एनर्जी को, और सप्लाई ऑफ एनर्जी यदि कम है तो ये रिलीज़ करेगा एनर्जी को। फिर हमने डेरिवेशन देखा, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और फाइनली हमने डिफरेंसेस देखा फ्लाई व्हील और गवर्नर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। तो फाइनली हमने जो है बेसिकली डायनेमिक फोर्स एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है, स्टैटिक फोर्स एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे हमने बाकी की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 बता रहा हूँ मैं। यूनिट नंबर 4 में आपको ध्यान रखना है गवर्नर पे बेस्ड है हमारी। जैसा कि मैंने आपको बताया गवर्नर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा होगा गवर्नर में, और गवर्नर पे बेस्ड हमारी ये यूनिट है, यूनिट नंबर 4। इसके अंदर मेन गवर्नर आता है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का ही मॉडिफिकेशन है वाट गवर्नर। और वाट गवर्नर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाट गवर्नर का हमको बेसिकली डेरिवेशन ड्राइव करने को आया है, तो हम पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं वाट गवर्नर की वैल्यू, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। So in this video we will cover complete unit number 3. In next video we will see the unit number 4 and try to complete our syllabus as soon as possible. So इस वीडियो में इतना ही। Thank you so much.